निकिता नोटिस करती है कि किचन में कोई खड़ा है और इसे देख के निकिता दंग रह जाती है। निकिता को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उसने क्या ही देख लिया। निकिता अपनी दादी को वहां खड़ा देखती है जिनकी डेथ ऑलमोस्ट 1 साल पहले हो चुकी है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है निकिता ने। निकिता, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग दिस स्टोरी। निकिता हमारी अब सब्सक्राइबर है। निकिता ने हमसे कांटेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी से किया है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर आप भी किसी को अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। और जैसे निकिता और मैं बेसिकली वी वर लिविंग इन अ सेम सिटी बड़ौदा, तो हमने मिलके यही सोचा है कि मिलके बात करेंगे, पर्सनली शेयर करेंगे। तो आप भी अगर हमारे साथ स्टोरी शेयर करना चाहे कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ निकिता। निकिता की कहानी कुछ ऐसी है कि निकिता की फैमिली में टोटल 3 मेंबर हैं, निकिता और उसके पेरेंट्स। ये कहानी आज से ऑलमोस्ट 1-2 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कहानी में कुछ ऐसा है कि आज से 1-2 साल पहले जब निकिता की दादी जिंदा थी, और ये पूरी कहानी उन्हीं पे ही बेस्ड है, सो बने रहिए। कहानी में कुछ ऐसा है कि निकिता की दादी जब जिंदा थी, ऑलमोस्ट अराउंड ये मंथ दिवाली का चल रहा था, मुझे जब तक याद है तब वहाँ पे उनकी एक फैमिली मेम्बर जो होता है उनकी डेथ हो गई थी। तो फैमिली मेम्बर की डेथ होने की वजह से उनकी 13वीं थी, तो इन सबको वहाँ पे जाना था। तो निकिता की दादी की उम्र कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी, उन्हें लाठी के भरोसे चलना पड़ता था। और दूसरी बात ये कि उनका एक हाथ फ्रैक्चर भी था, तो उन्हें सिर्फ एक ही हाथ का सपोर्ट मिलता था। तो लोगों ने उन्हें मना किया कि आप फिलहाल मत आइए हमारे साथ, हम जाके आते हैं, आप घर पर रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। तो निकिता की दादी जो होती है वो टाइम पे तो मान जाती है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही उनके थोड़े आगे ही जाते हैं निकिता और उसके पेरेंट्स, निकिता की दादी जब वो घर पे होती है, उन्हें पता नहीं क्या होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं मैं खुद जाऊंगी। तो वो क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, रेडी होता है और चल के ही निकल जाता है। तो वो हमेशा अपने साथ एक लाठी रखते हैं, क्योंकि वो लाठी से ही चल पाते थे। तो चलते चलते जैसे ही जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक एरिया होता है। वो एरिया ऑलमोस्ट सबको पता है कि वहाँ पे कभी रुकना नहीं चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे एक कुआं है, और कुआं कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड था सबके लिए। रीज़न वॉज दैट कि वहाँ पे कई सारे लोगों को कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हो चुकी थी, और वही कुआं में कूद के कई सारे लोगों ने सुसाइड भी किया हुआ था। तो वो कुआं और वो रास्ता बिल्कुल भी लॉजिकली था नहीं वो टाइम पे उनके अकेले जाने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा था कि जाना ही है, तो वो चलते चलते जा रहे थे। जैसे ही वो कुआं के सामने आते हैं, वहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं कि वो एकदम से फेंट होता है। वो जाते जाते एकदम से उनके आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और वो गिर जाते हैं। फिर उनके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता है कि उनके साथ क्या हुआ और कितने टाइम बाद उठा। लेकिन जैसे ही वो उठते हैं, फिर वो सोचते हैं कि उन्हें घर चले जाना ही बेटर रहेगा। तो वहाँ से खड़े होके घर की तरफ मुड़ रहे होते हैं। जैसे ही घर आ रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं, चलने के बाद जैसे ही खड़े हो रहे होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है गिरने की वजह से। तो भी वो कैसे भी करके हिम्मत करके उठ के वहाँ से चल के रास्ते में आ रहे होते हैं, और सोसाइटी के जैसे ही नज़दीक पहुँचते हैं तो उनके नेबर्स दूर से उनको देख लेते हैं कि उन्हें चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो नेबर्स उन्हें लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे उन्हें लेने के लिए जाते हैं। तो उन्हें ये मामला पता चलता है कि उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। तो तैयारी में निकिता के फादर को कॉल करते हैं कि आपकी मम्मी के साथ ये हुआ है, प्लीज़ आप जहाँ पे भी हो आप जल्दी से घर आ जाइए। तो निकिता के पापा ऑन द स्पॉट जहाँ पे भी थे वहाँ से उन्हें घर आते हैं, और निकिता की दादी को लेके इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। फिर पता चलता है कि उनका जो एल्बो है वो पूरा क्रैक हो चुका है। वहाँ पे हो सके उनकी उतनी ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी तबीयत बिगड़ ज़्यादा रही होती है,
और उम्र काफ़ी हो चुकी होने की वजह से स्पीड रिकवरी नहीं हो पा रही थी। वहाँ पे उन्हें एटलीस्ट 7 दिनों तक रखा जाता है, लेकिन 7 दिनों के अंदर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिक्कत और बढ़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने उन्हें यही सजेस्ट किया कि आप हो सके तो आप इनको यहाँ से अपने घर ले जाइए, क्योंकि एक तो उनकी उम्र और कितनी भी चीज़ें हम ट्राई कर ले कोई सुधार नहीं हो रहा है इनकी तबीयत में, तो आप हो सके तो इनको घर ले जाए, इनकी सेवा कीजिए। वहाँ पे ही निकिता और उनके फैमिली समझ चुके थे कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहे थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें घर लेके आ जाते हैं। घर लेके आ जाने के बाद उन्हें बेड रेस्ट टोटली हो जाता है, क्योंकि चल तो वो पा नहीं रहे थे, लाठी के सहारे चलना पड़ रहा था। और लाठी जो हाथ से पकड़ते थे, एक हाथ तो पहले से क्रैक था, दूसरा हाथ अभी वो एल्बो उसका टूट चुका है, तो वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो उन्हें टोटली बेड रेस्ट पे रखा दिया जाता है। वहाँ पे उन्हें खाना पीना फैमिली मेम्बर हो सके उनकी सेवा चाकरी करते हैं, लेकिन मन ही मन वो बहुत लाचारी फील करते थे। ना चल पाते थे, ना उठ पाते थे। अगर उन्हें बैठना भी हो तो किसी का सपोर्ट लेके बोलना पड़ता था कि भाई मेरे को बिठा दे। ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और कुछ टाइम बाद तो उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया था, कि जैसे उन्हें पता चल गया कि अभी उनकी मौत नज़दीक आ गई है। वो रोते रोते बस हमेशा यही कह रही थी कि मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे और ज़िंदा रहना है, मुझे अभी नहीं मरना है और ज़िंदा रहना है। पहले तो इनके पेरेंट्स और इनके फैमिली ने तो यही सोचा कि ठीक है, फ़िलहाल तो छोटा मोटा लगा है, हो जाएगा रिकवर, हम वेट करेंगे, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये जो कंडीशन थी उसमें कोई सुधारा नहीं आ रहा था। तो उन लोगों के पास और कोई रास्ता था नहीं, जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया। फिर कुछ दिनों के बाद सीन ये होता है कि निकिता की दादी अब रोने भी लग गई थी, और जो चीज़ वो बहुत कम टाइम पे दोहरा रही थी अब वो बार बार दोहरा रही है। वो हमेशा रोते रोते यही बोल रही थी कि मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे ज़िंदा रहना है। और ये उनका पूरे दिन का रटन हो चुका था। ये देख के उन लोगों ने उन्हें कुछ तो डाउट हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन क्या ही करे, उनके पास और कोई रास्ता था नहीं। और जस्ट विदिन हॉस्पिटल 7 दिन रखने के बाद घर पे लाने के 1 ही महीने में उनकी डेथ हो जाती है। ड्रॉप इन। ये इतना सडन हुआ था कि निकिता के फैमिली कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उनकी मौत का रीज़न कुछ नहीं आ रहा था। जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स थे सारे क्लीन थे। मौत का रीज़न पता ही नहीं था क्या था। अब कहानी की असली शुरुआत होती है। अब निकिता का कहना ऐसा है कि उनकी मौत को हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था। तो उसको निकिता को एग्जैक्टली याद है कि धनतेरस था उस दिन। धनतेरस के दिन निकिता एक दिन उसी दिन मतलब शाम के टाइम पे, इसकी फैमिली घर में नहीं थी, फैमिली जस्ट ऐसे बाहर ही थी क्योंकि दिवाली का माहौल था। तो बाहर वो लोग ऐसे ही खड़े अपना कामकाज कर रहे थे। निकिता घर में झाड़ू पोछा अपना कामकाज कर रही थी। निकिता जैसे ही झाड़ू पोछा करते करते किचन में पहुंचती है, निकिता नोटिस करती है कि किचन में कोई खड़ा है, और इसे देख के निकिता दंग रह जाती है। निकिता को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उसने क्या ही देख लिया। निकिता अपनी दादी को वहाँ खड़ा देखती है जिनकी डेथ ऑलमोस्ट 1 साल पहले हो चुकी है। निकिता देखती है कि उसकी दादी सफ़ेद साड़ी पहने वहाँ पे खड़ी है और निकिता से कुछ मांग रही है। ये देख के निकिता तुरंत घबरा जाती है। उसने आए बाए कहीं नहीं देखा और सीधा घर से बाहर भागने का सोचा अपने पेरेंट्स के पास। वो बहुत हक्की बक्की हालत में बाहर भाग के अपने सीधे पेरेंट्स के पास जाके टकराती है। पेरेंट्स भी उसका ये बिहेवियर देख के एक बार डर जाता है कि हमारी बेटी ने क्या ही देख लिया जो इतना डर गई। क्योंकि निकिता इतनी डरपोक नहीं थी कि ये छोटे मोटी चीज़ों से डर जाए। और ऐसा भी नहीं कि निकिता कोई छोटी बच्ची है, एक मैच्योर लड़की है। वो भी जॉब करती है, मैच्योरिटी उसमें भी है। वो ये टाइम पे डर चुकी थी।
उसकी ये हालत देख के उसके पेरेंट्स ने उसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तब जाके निकिता ने उसने सब बताया कि मैं ऐसे झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते किचन में गई और मैंने अपनी आंखों के सामने दादी को देखा। उसकी फैमिली वाले भी घबरा चुके थे कि ये क्या हो गया, लेकिन तो भी उनकी फैमिली वाले ने इसे बहुत पॉजिटिव वे में सोचा कि शायद दादी दिवाली का टाइम है तो उन्हें मिलने आई होगी। तो निकिता को यही समझाती है कि बेटा हम अगर दादी आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी चिंता होती है तो वो हमें देखने के लिए ऐसे आया करती है। हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए, अगर वो आती है तो ऊपर से हमें उनको पूछना चाहिए कि आप ठीक हो, आप हमारी चिंता मत करो, हम यहाँ पे सब खुश है, आप मुक्ति ले सकते हो, आपको ये कहना चाहिए। लेकिन निकिता कुछ समझने के हालत में नहीं थी, वो बहुत घबरा चुकी थी। वो हाँ कहने के लिए तो अपनी फैमिली को बोल देती है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा होगा मैं हाँ बोल दूंगी, लेकिन निकिता ये हालत में नहीं थी कि कोई डिस्कशन कर पाए ज़्यादा। निकिता को उसी रात बहुत बहुत बुखार होता है। वो अपनी मम्मी को भी बोलती है कि मम्मी उसे बुखार बहुत चढ़ रहा है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है सुबह में हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है वो लोग हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को बताता है कि इसे बुखार है। डॉक्टर जितने हो सके उतने मेडिकल रिपोर्ट करता है, लेकिन सारे नॉर्मल आते हैं। फैमिली समझ चुकी थी कि उनकी बेटी डर चुकी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये जो बुखार था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार ऊपर से बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन निकिता की मम्मी क्या करती है कि उसकी दादी का जो फोटो लगा होता है उधर जाते हैं, उनकी दादी को ऐसा हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, तो प्लीज़ आप मेरी बेटी को परेशान मत करो। जस्ट उसके 1 घंटे में उसका बुखार उतर जाता है। लेकिन ये तो पहला इंसिडेंट था, ये कहानी शुरू हुई है। ये इंसिडेंट जैसा ही होता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। निकिता भी अब समझ गई होती है, उनसे भी अब उतना डर नहीं लग रहा होता है, और दूसरा कोई इंसिडेंट घर में फिलहाल होता भी नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा है कि निकिता और उसकी मम्मी, निकिता के फादर और उसकी मम्मी दोनों गए होते हैं अहमदाबाद, और निकिता घर पे अकेली होती है। निकिता पूरा दिन घर पे अकेले होती है तो वो सोचती है कि घर जाके वैसे भी कुछ काम काज है नहीं, घर पे कोई है नहीं, तो वो पूरा दिन बाहर ही घूमती है अपने फ्रेंड्स के साथ। निकिता सिर्फ रात को सोने के वक्त जैसे ही घर पे जाती है तो वो नोटिस करती है कि उनके पेरेंट्स उससे मेन डोर की जो निकिता का जो रूम है उससे कनेक्टेड जो हॉल है उसकी चाबी देना भूल गए। तो हम वैसे भी एक आध चाबी ऐसे शूज़ या डोरमेट के नीचे हमेशा एक रखते हैं। तो निकिता को याद आता है कि उन्होंने एक चाबी ऐसे एक शू रैक के अंदर रखा हुआ है। वो चाबी लेती है और वो जो चाबी होती है वो दूसरे रूम से होके किचन में जाना और किचन से होके मेन हॉल में और फिर हॉल से लेके उसके बेडरूम में जाना ऐसे कनेक्टेड होता है। तो निकिता को सोचती है कि ये रूम से जाए ये रूम से जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यहाँ से चला जाता है। निकिता जैसे ही वो चाबी खोलती है, ताला खोलती है, डोर ओपन करती है, अंदर जाती है, किचन में जैसे ही जाती है, जैसे ही लाइट ऑन करने जाती है और उसको कोई जोर से थप्पड़ मारता है, और इतना जोर से थप्पड़ मारता है कि निकिता 1-2 फीट पीछे खींच जाती। निकिता ये हालत देख के एकदम हक्का पक्का रह जाती है, वो कुछ नहीं देखती और भाग के घर के बाहर आ जाती है। निकिता के लिए अनएक्सपेक्टेड था, उसका माइंड कुछ रजिस्टर करे उससे पहले ये इंसिडेंट हुआ था। इट वाज सो फास्ट कि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी। वो तैयारी में घर वहाँ से उठती है और घर से बाहर भाग के आ जाती है, और निकिता ऑन द स्पॉट अपने एक दोस्त को कॉल करती है। उसे बोलती है कि तू जहाँ पे भी है वहाँ पे भी कोई भी सिचुएशन में मुझे नहीं पता, लेकिन तू अभी फ़िलहाल मेरे से बात कर।
उसका दोस्त इंस्टेंट ये चीज़ समझ जाता है कि कुछ चीज़ हुई है, तभी निकिता इतनी घबराई हुई मुझसे बात करती है। निकिता उसके साथ ये इंसिडेंट तो ऑन द स्पॉट शेयर नहीं करती, लेकिन वो ऐसे ही उसको बोलती है कि तू मुझे कुछ भी बोल, भले गाली दे दे, कुछ गाना गा ले, कुछ भी, लेकिन मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर, आई एम स्टक हियर। उसका दोस्त यही करता है, बहुत ट्राई करता है, उससे ये बात करता है, वो बात करता है, कॉलेज की, स्कूल की, क्लासेस की, जॉब की, ये वो करके जैसे तैसे करके निकिता घर के बाहर खड़े खड़े 1 घंटे तक उससे बात करती है। 1 घंटे तक बात करने के बाद जब निकिता थोड़ी उसको रिलीफ फील होती है, तब वो सोचती है कि अब घर में जाए या ना जाए। वो टाइम पे अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि मम्मी पापा घर पे ये सीन हुआ है। उसके पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है, तुम अकेले ही फील कर रहे हो, एक काम करो, अपने किसी दोस्त के वहाँ नाइट स्टे कर लो, हम अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना जल्दी आ जाएंगे। लेकिन निकिता को वो टाइम पे उसकी मम्मी की कही हुई वो बात याद आती है कि अगर दूसरी बार दादी दिखे तो उन्हें क्या कहना है। निकिता रूम के आगे जाती है, हाथ डाल के स्विच ऑन करके लाइट ऑन करती है। निकिता 2 हाथ जोड़ती है रूम के सामने और ऐसे उसकी दादी को ऐसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि दादी जी अगर आप हो तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे आपसे डर लग रहा है, मेरी तबीयत बिगड़ती है जब भी आप ऐसा करते हो, अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आप मुझे डराओ मत और प्लीज़ मुझे घर में आने दो। निकिता के ये कहने से ही उसके बाद जैसे ही निकिता रूम में एंटर होती है उसे कुछ फील नहीं होता, उसके आजू बाजू कोई फील नहीं होता, कोई हाथ नहीं, कुछ नहीं। लाइट ऑन करती है, धीरे धीरे करके अपने बेडरूम में जाती है और वो पूरी रात वही रूम में निकालती है, लेकिन घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी थी उसने। वो भले अंदर से एक हिम्मत तो उसने कर ली थी, लेकिन उसको डर तो बहुत लग रहा था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसको उसकी मम्मी की ये बात याद थी कि दादी है, भले मारेगी, मार नहीं डालेगी, उसे ये पता था। इसलिए वो वहाँ पे जाके आराम से बैठी है। नींद तो वैसे भी उसको बहाने से रही, नींद उड़ चुकी है उसकी। दूसरे दिन सुबह उसकी फैमिली मेम्बर्स हो सके उतना जल्दी घर आते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं। उसको वैसे भी बुखार चढ़ चुका था, पूरी रात उसने वहाँ पे निकाली, वो इतना डर चुकी थी कि वो उसके बुखार बहुत चढ़ चुका था। फिर से लेके जाता है डॉक्टर के पास और फिर डॉक्टर के पास जाके वो रिपोर्ट्स में वो सब कराते हैं। रिपोर्ट्स वॉज सो नॉर्मल, रिपोर्ट सारे नॉर्मल थे, उससे कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन फैमिली मेंबर को फिर से पता चलता है कि निकिता फिर से डर चुकी है और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। उसकी मम्मी, निकिता की मम्मी, उसके दादी के फ़ोटो के सामने जाते हैं और फिर से बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरी बेटी को परेशान मत करो। वो डर जाती है, उसे बुखार चढ़ जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, आप प्लीज़ उसे परेशान मत करो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि निकिता आपको कितनी प्यारी थी, लेकिन आपकी प्यारी बेटी कुछ बार डर जाती है, आप उसे परेशान मत करो। तो इतना बोलते ही निकिता का फीवर ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में उतर भी जाता है। ये तो हो गया दूसरा इंसिडेंट। यहाँ पे निकिता एकदम नॉर्मल हो चुकी थी कि ठीक है कि ये चलो होता रहता है, उसकी दादी है, उसकी हेल्प करती है, कॉमन था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ना सिर्फ निकिता अकेले, पूरे फैमिली मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। एक ऐसा सीन है कि निकिता के वही घर में पूजा थी, और पूजा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक जवारा होता है। जवारा बेसिकली होता है 8 दिन का, कि 1 दिन पहले जवारा डाला जाता है और उसे 8 दिन तक रखा जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पौधे ग्रो होते हैं, उसे जवारा डालना बोलते हैं। अभी कुछ कौन से स्टेट में ये है नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए आपको एक इमेज दिखा दूंगा।
उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जवारा होता क्या है। ठीक, तो सीन ये होता है कि वहाँ पे जब इनकी पूजा चल रही होती है एक दिन, वो जवारा की, जवारा इसीलिए होता है कि निकिता का जो एक कजिन भाई होता है उसको बेटा हुआ होता है, तो उन लोगों ने ऐसे ही पूजा रखी होती है घर पे। तो जिस टाइम पे पूजा चल रही होती है वो टाइम पे निकिता के सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर अवेलेबल थे। मम्मी पापा, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, सब। उसमें से निकिता के एक बड़े पापा होते हैं। निकिता के बड़े पापा काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गाय, और ये ऐसे भगवान में बिलीव भी नहीं करते थे। उन्हें उतना इंटरेस्ट था भी नहीं ये चीज़ में, और भूतों में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करते थे। तो जैसे ही सीन ये होता है कि निकिता का जो बड़ा भाई है, कजिन ब्रदर, वो ऐसे हाथ में थाली लेके पूजा जैसे ही स्टार्ट करता है, और निकिता के बड़े पापा चिल्ला के जोर से चिल्लाते हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आरती चल रही है, सब तालियां बजा रहे हैं, और इन बिटवीन ये एकदम से शिवर करना शुरू कर देते हैं, जोर से चिल्लाते हैं और रोना शुरू करते हैं। ये देख के सब डर जाते हैं, सब डर जाते हैं कि इन्हें हो क्या गया, और ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे, पूरे हिल रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पूजा चल रही है, तो जो माता जी की ये पूजा करते हैं शायद से वो आएंगे, क्योंकि ये कॉमन है। अभी कई जगहों पे लोगों को सुपरस्टिशियस लग रहा होगा, लेकिन है, यहाँ पे होता है। ड्यूरिंग अगर नवरात्रि या कोई फेस्टिवल होता है, वो टाइम पे पूजा करते हो, माता जी आते हैं, तो लोगों को वही लगा कि ये माता जी आए होंगे हमें दर्शन देने के लिए। तो बड़े जो उनके घर के होते हैं बड़े, वो ये सुझाव रखते हैं कि इनको है ना हार पहनाओ और टीका करो। ये जैसे ही एक इंसान उन्हें हार पहनाने के लिए जाता है, वो एकदम से हार पकड़ के फेंक देते हैं, और जैसे ही टीका करने जाते हैं वो थाली पकड़ के फेंक देते हैं। और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो टाइम पे सब समझ चुके थे कि ये माता जी नहीं है, कुछ और ही चीज़ है। लेकिन बड़ों का डिसीजन वो टाइम पे ये होता है कि अभी जो पूजा चल रही है उसको कंटिन्यू रखो, और ये जो अंकल जी है वो जो भी कर रहे हैं उन्हें फ़िलहाल बाजू में बिठा दो। उनको पकड़ के 2-4 बंदे बैठ जाते हैं। पूजा ख़त्म होने तक वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। फिर पूजा ख़त्म होने के बाद जैसे 2-4 बुजुर्ग लोग जिन्हें ये सब आता है, वो आते हैं और पूछते हैं कि कौन हो आप। पहले तो आंसर नहीं देते, फिर पूछते हैं कि कौन हो आप, और फिर जाके उसके चाचा बोलते हैं एकदम गुस्से में, बड़ी बड़ी आंखें करके, और वो जो नाम लेते हैं, वो नाम लेके सब घबरा जाते हैं। वो जो नाम था उसकी दादी का नहीं था, वो नाम उसके दादा का था, और उसके दादा की डेथ तो उससे भी 10 साल पहले हो चुकी है। वो बोले कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। तो फिर यही कि आप क्यों अभी आए हो, और यहाँ अभी तक कहाँ थे आप। तो बोले मैं आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ, आपको पता नहीं है बस। तो आप ये टाइम पे क्यों आए। तब वो दादाजी बोलते हैं कि आज से 2 दिन पहले तुम लोग झगड़े थे। और निकिता का भी यही कहना है कि एग्जैक्ट उसके 2 दिन पहले उनके फैमिली मेम्बर्स में थोड़े पैसों की वजह से इंटरनल मैटर हुआ था, थोड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर निकिता के पापा और उसके बड़े पापा के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और ये चीज़ घर में किसी को पसंद नहीं आई थी। और यही चीज़ को उसके दादा ने पॉइंट आउट किया था, मरे हुए दादा ने, कि तुम लोग जो झगड़े थे वो मुझे पसंद नहीं आया, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा तुम लोगों को। तो वो टाइम पे सब लोग यही सोचते हैं कि भाई हमने झगड़ा करके गलती कर दी, माफ़ी मांग लो। तो लोग एक बार माफ़ी तो मांगते हैं कि दादाजी माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं थे।
जैसे कि उन्हें पता था कि ये सिर्फ कहने के लिए आता है। फिर एकदम से उसके बड़े पापा का टोन चेंज होता है और वो एकदम से ऐसा रो रो के चिल्लाने लगता है कि मेरी माँ ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। पता नहीं वो किस चीज़ के लिए माफ़ नहीं किया, वो तो उनके ही पता। लेकिन फिर से बड़े पापा आवाज़ चेंज करते हैं और फिर से उसकी दादाजी की आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तब जाके सब लोग उन्हें बहुत ही विनती करते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और हम संभालेंगे और भाईचारा रखेंगे। तब जाके उसके बड़े पापा के शरीर में से जो उसके दादाजी थे वो निकलते हैं और जाते जाते ये कह जाते हैं कि मैं आज भी यहीं रहता हूँ और पहले भी यहीं रहता था और आगे भी यहीं रहूँगा। अगर गलती से भी किसी ने ये फैमिली में या मेरे बच्चों में डिस्प्यूट हुआ, भले मेरा बच्चा हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये वर्ड्स आज भी सबको याद है और ये जो वार्निंग थी आज भी सब फॉलो कर रहे हैं। निकिता का यही कहना है कि वो जब हुआ था ये एक्चुअली 2023 फेब में ही हुआ था। ये इंसिडेंट के बाद ना तो उनकी फैमिली मेम्बर में कभी किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हो और सब लोग डर रहे प्रॉब्लम क्रिएट करने से। सीधी सी बात है, पैसा आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कुछ भी पैसों का कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन भाई बड़े पापा जो बोल के गए थे, जो दादाजी, वो अब मैटर कर रहा था। अब उन्हें पैसों की नहीं पड़ी, लेकिन जो वो आवाज़ थी उसकी पड़ी है। वो आवाज़ बहुत कुछ कह के गई है। सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू सो मच निकिता अगेन फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विथ अस। अगर आप भी चाहे तो आप भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी रखा हुआ है, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप सेम सिटी में रहते और मिलना चाह के और मिल के शेयर करना चाहते हो तो आप मिल के भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ ये स्टोरी। सो थैंक यू सो मच अगेन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।